नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निफ्टी का 18,500 का पुट बेचा है और 18,400 का पुट बेचा है दिसंबर मंथली एक्सपायरी का। अब दोनों ही इन द मनी हो चुके हैं, क्या करना चाहिए और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और आपने विप्रो का 380 का भी पुट बेचा है लेकिन जनवरी एक्सपायरी में, तो क्या ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी का 4 आवर का चार्ट आपके सामने है। आप देख पाएंगे किस हिसाब से 18,000 के लेवल पे सपोर्ट लेकर आपको ये तेजी देखने को मिली और निफ्टी 50 18,800 के करीब जाता हुआ नजर आया। वहां से गिरावट हुई, पहले एक बार 18,400 पे सपोर्ट अटेम्प्ट किया क्योंकि यहां से ब्रेकआउट हुआ था, थोड़ी बहुत तेजी आई लेकिन वापस गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी 18,400 18,500 जिसका पुट आपने बेच के रखा है वो अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर अगर रिकवरी आती है, ऑलरेडी एक बार तो ये रिटेस्ट करके एक्चुअली आ गया है, यहां पर रिकवरी देखने को मिली, फिर से नीचे आता हुआ नजर आता है, तो 18,000 का लेवल अचीव हो सकता है। ये टारगेट गिरावट में आपको मिल सकता है। आपने तो पुट बेच के रखा है, आप क्या कर सकते हैं, आप एडजस्टमेंट के लिए सेम लेवल्स का आप कॉल बेचने के बारे में सोच सकते हैं। आप यहां पर एक स्ट्रैडल बनाने के बारे में सोच सकते हैं। विप्रो के बारे में बात करें तो विप्रो का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 388 370 एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है, क्योंकि यहां से पहले तो ये ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट लेकर ऊपर भी गया, वापस उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये जोन टूट जाता है तो स्टॉक आपको 370 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर मैं आपको बहुत ज्यादा हैवी एडजस्टमेंट सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बहुत ही वीक नजर आता है। निफ्टी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसका सिंपल रीजन ये है कि भाई 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 18,000 17,800 यहां से रिकवरी के 90% चांसेस मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे आपको तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो वीकली हो या फिर मंथली चार्ट हो, तो वहां पर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन विप्रो में ओवरऑल ट्रेंड वीक चल रहा है, इसीलिए यहां पर स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना चाहिए अगर ये स्टॉक आपको ये लेवल तोड़ता हुआ नजर आता है। औरो फार्मा में क्या करना चाहिए, 450 का पुट बेचा है जनवरी एक्सपायरी में, तो यहां पर भी मेरे हिसाब से तो एग्जिट ही करना चाहिए। पहले तो आपको ये शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं यहीं से 500 के लेवल से इसने रेजिस्टेंस लिया, जहां पर प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह लेवल देखने को मिला था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहां से आपको ये भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो एग्जिट करना चाहिए, एडजस्टमेंट यहां पर कम प्रेफर करना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल पुट ऑप्शन में सफल ट्रेडर्स रहने के लिए कितने पैरामीटर का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आप निफ्टी को बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, फ्यूचर्स का कोई भी ट्रेडिंग की बात करें, जनरली आपको हर एक चीज़ में कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, वो आपको ध्यान देना ही पड़ता है। एक तो हो गया आपका स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में सब बात करते ही हैं, एक वेल डिफाइंड आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ आपके रूल्स रहेंगे, भाई ऐसा होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, इस हिसाब से करना चाहिए। बाकी आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मनी मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि आपको इंट्राडे में करना चाहिए। जनरली आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल ऑप्शन बायर्स हैं वो इंट्राडे में काम करते हैं, वो ओवरनाइट पोजीशन लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि थीटा डीके हो जाता है और ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन सेलर आप देख पाएंगे कि वो ट्राई करते हैं कि भाई पोजिशनल लेके जाए, वहां पर एडजस्टमेंट भी होता है। एडजस्टमेंट वाली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी कई लोग फॉलो करते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी फॉलो करते हैं। इस हिसाब से मेन तो देखिए आपको एक स्ट्रैटेजी डिफाइन होनी चाहिए, बाकी आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं 1 रुपया घर पे आ रहा है और जब लॉस हो रहा है तो एक साथ आपके 2-3 रुपये चले जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। वीआईपी क्लोथिंग और केसीपी लिमिटेड में क्या करना है, तो वीआईपी क्लोथिंग मैं तो एक्चुअली प्रेफर नहीं करूंगा यहाँ पर काम करना। सर्किट वाले स्टॉक्स हैं, लिक्विडिटी कम रहती है, लेकिन अगर आप काम करना ही चाहते हैं, 42 के लेवल से ब्रेकआउट हुआ है तो 42 45 ये एक जोन बाइंग जोन की तरह नजर आ सकता है। लेकिन टेक्निकल्स भी वहां पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं जहां पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। केसीपी के बारे में बात करें तो केसीपी का वीकली चार्ट आपके सामने है, यहां पर 100 रुपीज़ पर एक बहुत अच्छा बेस बनाया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है 140 के आसपास, उसे हिट करने के बाद वापस ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है, वापस ऊपर जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है, नीचे के साइड पे आ जाता है, तो वापस ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो सकता है।
पॉलीकैब में एक सिस्टमैटिक ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये फेल होता हुआ क्यों नजर आया? देखिए मार्केट में यहाँ पर हर एक चीज़ में प्रोबेबिलिटी होती है, 100% तो कुछ नहीं होता है, कितना भी अच्छा पैटर्न क्यों ना हो वो भी फेल हो सकता है, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस रखते हैं, वरना यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने का तो मतलब नहीं होता है। बाकी पॉलीकैब में आप देखने जाएंगे तो आपको ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पर हायर साइड पर एक्चुअली नीचे के लेवल से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, 2500 के लेवल से आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि स्टॉक में हायर साइड पे आपको बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। अगर ऐसा होता है तो भी वो फेल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं हो सकता है, वो भी फेल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया, इसीलिए हमें स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी कोई फंडामेंटल रीज़न है ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आता है। बाकी भाई गेम प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फिलहाल हमारे विरुद्ध काम होती हुई नजर आई है। एशियन पेंट्स में आपने 30 to 80 में फ्यूचर ले रखा है, क्या करना चाहिए फिलहाल यहाँ पर? तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर ये 3050 का लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये मैं एशियन पेंट्स का जो चार्ट है ये स्पॉट चार्ट है, ये फ्यूचर का चार्ट नहीं है, स्पॉट चार्ट है। तो यहाँ पर अगर ये लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा, तो आप चाहे तो ये स्टॉप लॉस लेकर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। इंडिगो पेंट्स में क्या करना चाहिए? लेवल्स टू एक्यूमुलेट। तो इंडिगो पेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, अगर खरीदारी करनी है पेंट सेक्टर में तो अभी तो एशियन पेंट ही प्रेफर करना चाहिए, वहीं पर आपको एक अच्छी फिर भी स्ट्रेंथ नज़र आती है इन कंपैरिजन टू बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट्स। अभी फिलहाल वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी एशियन पेंट्स में फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर देखिए ये ऐसा नहीं है कि हमें खरीदारी करनी नहीं है, लेकिन ये अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो स्टॉक में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल गिरावट नज़र आती है, तो अभी के लिए तो अवॉइड ही करना है। LTI में क्या करना चाहिए? 3800 पे आपने यहाँ पर खरीद के रखा है। टाटा एलेक्सी में क्या फ्रेश एंट्री बनती है? TCS में क्या करना चाहिए? और इन्फोसिस में हमें क्या करना चाहिए? तो फिलहाल यहाँ पर LTI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जिस हिसाब से गिरावट हुई है 4700 के लेवल से, अभी ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 4250 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर यहाँ पर ये कॉन्सोलिडेट कर लेता है तो वहाँ पर आपको एक बेनिफिट रहेगा कि भाई अगर कॉन्सोलिडेट कर लिया 4250 सस्टेन कर दिया तो ऊपर के साइड वापस जा सकता है। ऑफकोर्स दोनों साइड के चांसेस रहते हैं, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो साइडवेज ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। हायर साइड पे 4700 अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। TCS के बारे में बात करें तो TCS एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 3200 का एक सेल ऑफ एरिया था, उसके ऊपर स्टॉक निकल गया है, तो अब यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए अगर बुलिश होना है, और ये 3500 का ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए, तो ये लेवल पे हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इन्फोसिस में भी सेल ऑफ एरिया पर स्टॉक आ चुका है, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए एक बार आपको तेज़ी देखने को मिली तो यहाँ से भी सस्टेन हो जाता है, अच्छी बात है, स्टॉक आपको और ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। टाटा एलेक्सी के बारे में बात करें, मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि 6000 का लेवल एक डिमांड एरिया है, यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देखने को मिली है, स्टॉक ऑलरेडी हायर लेवल से अच्छा खासा नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 11000 के लेवल से 6000 के लेवल तक आ चुका है, कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है, तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 8000 के टारगेट के लिए स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कोई कंपनीज हैं जो कि आप ऐसा सोचते हैं कि भाई अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, नेवर सेल कैटेगरी में आती है? तो मैं तो पर्सनली ऐसा नहीं सोचता हूं, क्योंकि अभी टाइम डायनामिक है, अब मार्केट कितना डायनामिक हो चुका है, टाइम बदलता रहता है, यहाँ पर कंपनीज अडेप्ट नहीं कर पाती है, तो कंपनीज का जो प्रोडक्ट है वो फेल होता जाता है, नई कंपनीज आती है, नए प्रोडक्ट नए इनोवेशन के साथ वो आगे बढ़ जाती है, इसीलिए कितनी भी बड़ी कंपनी हो फेल हो सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ऐसा नेवर सेल कैटेगरी में कुछ नहीं आता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, क्वार्टर रिजल्ट्स पे, क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं तो भी एनुअल रिपोर्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है कि अभी किस प्रकार से चल रहा है। हालांकि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि हमें लगता है नेवर सेल कैटेगरी में है, लेकिन आज जो कंपनीज फेल हो चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज, वो भी एक टाइम पे नेवर सेल कैटेगरी में ही चल रही थी, वहां पर फ्रॉड हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस डिसीजंस गलत होते हैं, इसीलिए भी आपको कंपनीज में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है और स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। इसीलिए मैं तो पर्सनली नहीं मानता कि भाई कोई ऐसा स्टॉक है जो कि कभी बेचना ही नहीं चाहिए, जितना गिरे खरीदना चाहिए, एनालिसिस करना जरूरी है। अभी आपके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस, रिलायंस और पीडीलाइट ऐसे 3 स्टॉक हैं, कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए? तो इन्फोसिस तो हमने डिस्कस किया, अच्छे लेवल पे है, पीडीलाइट भी अच्छे लेवल पे है, रिलायंस भी 2500 का एक अच्छा सपोर्ट है।
रोलेक्स रिंग्स में और हैवेल्स में क्या करना चाहिए, तो रोलेक्स रिंग्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। 1750 का एक अच्छा सपोर्ट है, स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो ये गिरावट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। हैवेल्स के बारे में बात करें तो हैवेल्स भी आप देख पाएंगे एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक आपको साइडवेज टेरिटरी में जाता हुआ नजर आता है। 1000 से 1500 की रेंज में पिछले 2 साल से ये ट्रेड कर रहा है। 1000 रुपये का लेवल एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी तो हालांकि दूर है, 1150 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 1050 1000 रुपये ये जोन पे अगर आता है तो स्टॉक में हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री और बोरोसिल में क्या करना चाहिए, पीआई इंडस्ट्री में आप देख पाएंगे आपको ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वापस गिरावट हो गई, वापस स्टॉक स्लोली ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 30 to 70 के ऊपर है, अच्छी बात है, ग्रेजुअली आपको ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बाय चांस थोड़ी गिरावट होती है, 30 to 70 के स्टॉप लॉस को मानकर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बोरोसिल में क्या करना चाहिए, तो बोरोसिल रिन्यूएबल में भी आप देख पाएंगे एक अच्छी रैली देखने को मिली, स्टॉक अभी स्लाइटली नीचे आता हुआ नजर आया है। 500 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है जहां से रैली मिल सकती है। आप देख पाएंगे हाई क्रॉस होता हुआ नज़र नहीं आता है, तो अगर हाई क्रॉस हो जाता है, मंथली हाई, ये मंथली कैंडल्स हैं, अगर हाई क्रॉस होता है तो खरीदारी कर सकते हैं। एक अच्छी रैली यहाँ पर हमें मिल सकती है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे खरीदारी बन सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आती है इसका ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में एक अच्छी रैली हमें मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।